आज का हमारा टॉपिक निर्माण उद्योग। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले निर्माण उद्योग का क्या अर्थ है। कच्चे और अर्ध निर्मित माल को हाथ अथवा मशीनों की सहायता से निर्मित उपयोगी माल में बदलने वाले उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। अर्थात जहाँ पर किसी कच्चे पदार्थ को उपयोगी वस्तु में बदला जाता है, उस स्थान को निर्माण उद्योग कहा जाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कपास कृषि द्वारा प्राप्त कच्चा माल है। कपास से सबसे पहले धागा तैयार किया जाता है। यह अर्ध निर्मित माल बन जाता है। धागे से फिर कपड़ा तैयार किया जाता है और लास्ट में उस कपड़े की सिलाई करके शर्ट या कोई भी रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार से कच्चे माल से अर्ध निर्मित माल होता हुआ आखिर में जाके एक निर्मित उपयोगी माल में वो तैयार हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया जहाँ पर होती हैं उसको निर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। निर्माण उद्योगों का महत्व। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से ही मापी जाती है। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं कि जो विनिर्माण उद्योग है, जिस देश में जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा वो देश उतना ही ज़्यादा आर्थिक रूप से उन्नत होगा। कृषि के आधुनिकीकरण में भी विनिर्माण उद्योग सहायक है। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को निर्माण उद्योगों में ही निर्मित किया जाता है, जिससे कृषि की पैदावार उत्पादन में सहयोग मिलता है। कृषि आधारित उद्योग कृषि पैदावार बढ़ोतरी को भी प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ऊपर हमने उदाहरण पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग या चीनी उद्योग। इस प्रकार के जो उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, वो उद्योग कृषि में इस प्रकार की फसलों को बढ़ावा देने में सहयोग करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जितने ज़्यादा किसी देश में विनिर्माण उद्योग होंगे, उतना ही प्राथमिक क्रियाकलाप के ऊपर जो रोजगार का दबाव है वो उसको कम कर पाते हैं। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना से क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं। जितने पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं देश के, अगर वहाँ पर उद्योगों को लगाया जाता है तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। किसी भी देश में जितने ज़्यादा निर्माण उद्योग होंगे उतना ही ज़्यादा वो देश उत्पादन करेगा, और जब उसका व्यापार होता है, निर्यात होता है, विदेशों में जब उसको बेचा जाता है तो वहाँ से विदेशी मुद्रा भी अपने देश के अंदर आती है। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कोई भी उद्योग कहाँ पर लगाना होता है, उसके पीछे किस किस बात का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले बाजार तक अभिगम्यता, यानी कि उद्योग को इस प्रकार से ऐसी जगह के ऊपर लगाया जाता है जहाँ पर उसका जो उत्पादित माल है वो आसानी से बाजार तक पहुँच सके। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। जैसे चीनी की मिल है, उसको गन्ने के क्षेत्रों के आसपास ही लगाया जाता है। श्रम आपूर्ति अभिगम्यता, यानी कि कुशल श्रमिक जहां पर उपलब्ध होंगे उद्योग वहीं पर लगाए जाते हैं। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, इसका अर्थ है उद्योग को चलाने के लिए जो शक्ति, जो ऊर्जा चाहिए, उसकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। प्राचीन समय में ज़्यादातर उद्योगों को कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती थी, इसलिए ज़्यादातर उद्योग उन्हीं जगहों पर लगाए जाते थे जहां कोयला उचित मात्रा में मिलता है। जल विद्युत के आगमन से ये जो पॉइंट है ये इतना स्थायी नहीं रहा है, क्योंकि तारों के द्वारा जल विद्युत कहीं पर भी पहुंचाई जा सकती है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। किसी भी उद्योग में कच्चे माल को लाने के लिए
और उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक कुशल परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। पूंजी निवेश, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जिस देश में लोगों के पास या सरकार के पास जितनी ज़्यादा पूंजी की धन की व्यवस्था होगी, उस देश में उतने ही ज़्यादा मात्रा में उद्योग लगते हैं। जल आपूर्ति, बहुत सारे उद्योग होते हैं, जैसे रंगाई का उद्योग, चमड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, जिनको अलग अलग रूप में जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के उद्योगों को जल के स्रोतों के नज़दीक, जैसे नदियाँ या कोई अन्य जल का स्रोत होता है, वहाँ पर लगाया जाता है। औद्योगिक जड़त्व तथा औद्योगिक समूहन। औद्योगिक समूहन का अर्थ है एक साथ बहुत सारे उद्योगों का एक जगह के ऊपर लगा होना। इससे फ़ायदा ये होता है, जहाँ पर पहले से उद्योग हैं वहाँ पर जितने भी हमने ऊपर ये पॉइंट्स पढ़े हैं, ये वहाँ पर ऑलरेडी थे, तभी वहाँ पर उद्योगों का एक समूह बना। इस कारण से इस प्रकार की जगह के ऊपर उद्योगों को लगाना आसान होता है। ऐतिहासिक कारक, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई उद्योग पुराने समय से कुटीर उद्योग के रूप में चल रहा होता है, तो वहीं पर नए आधुनिक उद्योगों को लगाना आसान होता है, क्योंकि उस जगह के ऊपर कच्चा माल और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता होती है। सरकारी नीतियाँ, कोई भी सरकार उद्योगों को बढ़ावा भी दे सकती है और उद्योगों को लगाने के लिए नकारात्मक नीतियाँ भी बनाई जा सकती हैं। इसलिए सरकार की नीतियों के ऊपर निर्भर करता है किसी राज्य या किसी देश में उद्योगों को कितना बढ़ावा मिल सकता है। एक स्वच्छंद उद्योग एक पॉइंट आता है, कई बार ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। स्वच्छंद उद्योग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक प्रकार के आज़ाद आप उद्योग इनको बोल सकते हैं। आज़ाद किस चीज़ से? किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही अथवा नहीं पर ये निर्भर नहीं करते। यानी कि जो स्वच्छंद उद्योग हैं, इनको कच्चा माल ज़्यादा मात्रा में प्रभावित नहीं करता। ये इस प्रकार के उद्योग होते हैं जिनको कच्चे माल की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। ये संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं वो अलग अलग उद्योगों से पुर्जे इकट्ठे करके और किसी नई उपयोगी वस्तु का वो निर्माण करते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की आवश्यकता भी कम होती है। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। ज़्यादातर ये उद्योग बाजार के नज़दीक लगाए जाते हैं ताकि आसानी से लोगों तक उनके उत्पादन को पहुंचाया जा सके। जैसे घड़ी बनाने का उद्योग, घड़ी एक छोटी वस्तु है जिसके लिए कच्चा माल ज़्यादा मात्रा में आवश्यक नहीं होता। तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनको स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। निर्माण उद्योगों के प्रकार। अब हम अलग अलग प्रकार के निर्माण उद्योगों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले निर्माण उद्योग आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी कि उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, इस आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिजाधारित उद्योग, रसायनाधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। अब है उत्पादन और उत्पाद पर आधारित उद्योग। पहला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग उन्हें कहा जाता है जिन उद्योगों का उत्पादित माल किसी अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक चीनी की मिल है, उसमें चीनी उत्पादन तैयार हुआ और उस चीनी का उपयोग किसी अन्य जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी बनाने के उद्योग में कच्चे माल के रूप में फिर से प्रयोग कर लिया गया। तो इस प्रकार के उद्योग जिनका उत्पादित माल किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। दूसरे हैं उपभोक्ता उद्योग।
कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को बोला जाता है, जिनका उत्पादन बनने के बाद डायरेक्ट कस्टमर के पास बाजार में पहुंच जाता है। इस प्रकार के उद्योगों को हम उपभोक्ता उद्योग बोलते हैं। जैसे मोबाइल बनाने का उद्योग, मोबाइल किसी कंपनी ने बनाया और डायरेक्ट फिर कस्टमर के पास बिकने के लिए चला जाता है। अगले हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उस उद्योग का मालिक कौन है, इस आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ये वो उद्योग हैं जिनका स्वामी उस देश की राज्य की सरकार होती है। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका मालिक कोई व्यक्ति होता है, वो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये इनके मालिक हैं, तो ये निजी क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सरकार और कोई व्यक्ति वो मिलके उद्योग बनाते हैं। कई बार ये ऐसे भी होता है, दो अलग अलग कंपनियां भी मिल जाती हैं। जैसे भारत में मारुति और सुजुकी, ये दोनों कंपनियां मिलकर इन्होंने एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग बना रखा है। कुछ उद्योग ये ऐसे भी होते हैं जहां पर एक कंपनी प्राइवेट होती है और एक सरकारी, वो दोनों मिलकर कोई किसी उद्योग को चलाती हैं। फिर है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर, यानी कि किसी उद्योग का कच्चा माल हल्का है या भारी है और उसका उत्पादन हल्की मात्रा में या भारी मात्रा में हो रहा है। इस आधार पर भी दो प्रकार के उद्योग हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। इन उद्योगों के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर आई में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें और द्वितीय क्रियाकलाप नामक वीडियो को देखें, जिनमें इन उद्योगों के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जिसमें सबसे प्रमुख है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है, यानी कि ये उद्योग भारत में प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। लोग घरों में कुटीर उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का उत्पादन करते थे। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, छींट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्राचीन समय में प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्न कारण हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। इसलिए भारत से कच्चा माल भी खूब मात्रा में प्राप्त होता है और भारत सूती वस्त्रों का बाजार भी है। भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। देश में सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रारंभ में अंग्रेज कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे और वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत में लाते थे। यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण जो भारत का कुटीर उद्योग था, उसमें निर्मित जो कपड़ा होता था वो महंगा होता था और इंग्लैंड से आने वाला कपड़ा सस्ता होता था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन होता था। इस कारण से भारत का जो कुटीर उद्योग था सूती वस्त्र का, वो बैकफुट पे चला गया, पीछे चला गया, ख़त्म होता चला गया। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई, जिसके निम्न कारण थे। मुंबई गुजरात और महाराष्ट्र के जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं उनके निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी, जिस कारण से मुंबई में कपास की उपलब्धता रहती थी। मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक पूंजी, हमने शुरू में पॉइंट पढ़े थे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पूंजी भी एक कारक था, वो भी वहां पर उपलब्ध थी। सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आसपास ही मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात मुंबई एक बंदरगाह होने के कारण इंग्लैंड से आयात आराम से हो जाता था।
बाद में 2 और मिलें शाहपुर मिल और कैलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई। 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच गई, परंतु देश विभाजन के बाद अच्छी गुणवत्ता वाले जो कपास के उत्पादक क्षेत्र थे वो पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में चले गए। अब हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। इस उद्योग का कृषि के साथ निकट संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बांधने वालों, कताई, रंगाई, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को ये उद्योग अलग अलग रूप में आजीविका प्रदान करता है। निर्यात। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका के जो देश हैं उनको सूती कपड़े का निर्यात करता है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता। जैसे गन्ना है, अगर गन्ने से जब हम चीनी बनाते हैं तो जो उसका भार है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन कपास के उत्पादन में भार में अंतर नहीं आता। अतः अन्य दूसरे कारक जैसे करघों को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार इस उद्योग को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, कोल्हापुर, मैसूर, हैदराबाद, ये सारे अलग अलग जो शहर हैं, यहाँ पर बात की ज़्यादातर सूती कपड़ा मिल हैं। पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1859 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात ज़्यादातर पटसन मिलें भारत में रह गई और 3/4 जो जूट उत्पादक क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसमें चला गया। जैसे कपास का क्षेत्र ज़्यादातर पाकिस्तान में चला गया, उसी प्रकार पटसन का क्षेत्र बांग्लादेश में भारत का चला गया आज़ादी के समय पर। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन के उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में, आप मानचित्र को देखें, हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। यानी कि भारत के जो ज़्यादातर पटसन उद्योग हैं वो पश्चिम बंगाल में हुगली जो क्षेत्र है उसके आसपास में स्थित हैं। हुगली नदी पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं। पटसन उत्पादक क्षेत्रों से निकट है ये जगह। परिवहन, हर प्रकार का सड़क, रेल, जल परिवहन का यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए जो जल की आवश्यकता होती है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं भी प्रदान करता है। अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब के देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो देश हैं उनको जूट का निर्यात किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग देश का सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खांड और गुड़ भी तैयार किया जाता है। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इसका अर्थ ये है, प्रत्यक्ष का मतलब है जो चीनी उद्योग में जो लोग काम करते हैं उनको डायरेक्ट रोजगार देता है, और जो किसान है जो गन्ना उगाते हैं
वो भी क्योंकि चीनी मिल के ऊपर ही निर्भर करते हैं, इसीलिए वो गन्ने का उत्पादन करते हैं, तो किसानों को भी इस उद्योग के कारण रोजगार मिलता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, क्योंकि गन्ना साल के कुछ महीनों में ही उत्पादन होता है, तो उसी समय पर चीनी मिलें चलती हैं। तो इस प्रकार से ये एक मौसम के ऊपर निर्भर उद्योग है। 1903 में बिहार में आधुनिक चीनी मिल की स्थापना की गई। 2010-11 में देश में 662 से ज़्यादा चीनी की मिलें थी। उद्योग की अवस्थिति। गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा समय लगेगा गन्ने से चीनी बनाने में, उतना ही उसका भार कम होता चला जाता है। इसलिए ज़्यादातर चीनी के जो उद्योग हैं वो गन्ना क्षेत्रों के नज़दीक लगाए जाते हैं। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक गन्ने में सुक्रोज की मात्रा सूखती जाती है। यानी कि सुक्रोज जो होता है गन्ने के रस के अंदर, वही निर्धारित करता है कि इस गन्ने से कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन होगा। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक चीनी प्राप्त होती है। इसलिए ज़्यादातर जो चीनी मिल हैं वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के नज़दीक लगाई जाती हैं। महाराष्ट्र देश में अग्रणी उत्पादक राज्य है और देश में कुल चीनी उत्पादन का 1/3 से अधिक भाग उत्पादित करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य हैं जहां पर चीनी के उद्योग लगे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग, जिन उद्योगों का कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जिसमें सबसे प्रमुख उद्योग है लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों को कच्चे माल के रूप में और मशीनों के रूप में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराता है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। जिस देश में जितनी ज़्यादा मात्रा में इस्पात का उत्पादन होता होगा, उसका प्रयोग होता होगा उस देश में, तो यह सूचक है कि वो देश विकास कर रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। यानी कि इन तीनों चीज़ों को मिला के लौह अयस्क से लोहा इस्पात बनाया जाता है। और इसको कठोर करने के लिए कुछ मात्रा में इसके अंदर मैग्नीज नाम के खनिज को भी मिलाया जाता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि इसका कच्चा माल बहुत भारी होता है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है। मानचित्र में देखें आप, जो उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योगों की संख्या अधिक है। अब हम कुछ एकीकृत इस्पात कारखानों के बारे में पढ़ेंगे, जो विशेष तौर पर लोहा इस्पात कारखाने हैं, जिसमें सबसे पहले है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 1907 में प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने झारखंड में स्वर्ण रेखा एवं खारकोई नदियों के संगम पर स्थित साकची नामक स्थान पर की। ये मानचित्र में देखें आप, जमशेदपुर जो जगह है वहाँ पर ये टिस्को नाम का कारखाना है।
टिस्को में इस्पात का उत्पादन सन 1911 से शुरू हुआ। यहाँ पर यह उद्योग क्यों लगा, इसके पीछे क्या क्या सुविधाएं थी। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट स्थित है। इस्पात के निर्यात के लिए 240 किलोमीटर दूर कोलकाता पतन भी है ताकि इसको आराम से निर्यात किया जा सके। पानी स्वर्णरेखा एवं खारकोई नदियों से प्राप्त हो जाता है। लौह अयस्क नोवा मंडी और बादाम पहाड़ से प्राप्त हो जाता है। कोयला जरिया तथा रानीगंज खानों से मिलता है। द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको, ये आप मानचित्र में देखें, कुल्टी, बरनपुर, हीरापुर में स्थित तीनों संयंत्रों को मिलाकर ये आसपास में ही है। यहाँ बरनपुर के इसको जो उद्योग है ये नाम दिया गया है। ये तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों रानीगंज, जरिया और रामगढ़ के निकट हैं, जो कि कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लौह अयस्क सिंह भूमि झारखंड से मिल जाता है। जल दामोदर घाटी नदी बराकार से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स VISW। यह तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था, बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमान गुंडी के लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। ये मानचित्र में देखें आप, भारत के जो पश्चिमी तट है वहां पर यह स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज आसपास के क्षेत्रों से मिल जाता है। इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता, इसलिए जो विद्युत भट्टियां यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनको जोग प्रपात जल विद्युत परियोजना से जल विद्युत मिल जाता है। यानी कि ये उद्योग अपनी ऊर्जा के लिए जल विद्युत के ऊपर निर्भर है। जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। आज़ादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, जो कि राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई। इसके अलावा ये भारत के अन्य एकीकृत इस्पात कारखाने हैं जो मानचित्र में कई बार भरने के लिए आपसे पूछा जाता है। अगला है एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग होता है क्योंकि यह लौह इस्पात से हल्का होता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होने से बढ़ा है। ये भारत के कुछ एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग हैं जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। रसायन उद्योग, जिनको हम पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से भी जानते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है: पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, इलास्टोमर्स, पृष्ठ संक्रियक। मुंबई रसायन उद्योगों का केंद्र है। पटाखों के उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात में, नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र में, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।
पहली भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक सेक्टर में आती है, यानी कि सबसे पहले जो पेट्रो रसायन उद्योग था वो सरकार के स्वामित्व वाला उद्योग था। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलीमर, रेशों का निर्माण और उनका वितरण करता है। दूसरा पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का प्रयास है। यह पॉलिस्टर तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित वडोदरा में करता है। तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड नेफ्ता एक शीघ्र जलने वाला एक खनिज तेल है, जैसे मिट्टी का तेल होता है, पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। मुंबई, बैरोनी, मैटूर, पिंपरी और रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक जिसको हम डीएपी के नाम से जानते हैं, तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक का उत्पादन करते हैं, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश का प्रयोग किया जाता है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम FCI गुजरात के हाजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। हरित क्रांति के पश्चात उर्वरक उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया, क्योंकि जो हरित क्रांति आई थी उसमें उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना शुरू हो गया था। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक भी अन्य उत्पादक राज्य हैं। सीमेंट उद्योग। निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखानों, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा इत्यादि के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। इस उद्योग को चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम की कच्चे माल के रूप में आवश्यकता होती है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में अधिक हैं, क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में सीमेंट का निर्यात किया जाता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। मोटर गाड़ी उद्योग। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, तिपहिया तथा बहु उपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात 2 पहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई। भारत में ये उदारीकरण की नीति 1990 के दशक में आई थी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको FDI बोलते हैं, उसके साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पे आ गया। भारत में यह उद्योग दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बंगलोर के आसपास स्थित है। अब हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जिनको हम ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, सेल्युलर, टेलीफोन, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी उपकरण निर्मित किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, क्योंकि भारत में ये उद्योग बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, जिससे इनके उत्पादन का हम निर्यात करते हैं और विदेशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण, जिसको हम BPO के नाम से जानते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण
हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सर्वाधिक संकेंद्रण नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। ये सभी भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उद्योग हैं। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। अब जितने भी उद्योग हम लगाते हैं उनसे प्रदूषण भी होता है, तो किस किस प्रकार का प्रदूषण होता है अब ये पढ़ेंगे। सबसे पहले उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े उद्योग धुआं निष्कासित करते हैं। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अगला है जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी वस्तुएं जैसे शीशा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबड़ सहित कृत्रिम रसायन, इन सभी चीजों को जल में प्रवाहित कर देते हैं। अगला है तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापगृहों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों व तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, जिसका जलीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने तथा विद्युत ड्रिल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता कम हो जाती है, हृदय गति, रक्तचाप जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। अब हम पढ़ेंगे इस प्रकार के प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाए। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वस्थ जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वस्थ जल को बचाने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का कम से कम प्रयोग हो, जल का पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग होता रहे, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा के जल को संग्रहण किया जाए ताकि हमारे जो वर्तमान जल स्रोत हैं उनको बचाया जा सके। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनको शुद्ध और ठंडा किया जाए। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां, गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़ रूप से पृथक करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाए, जैसे जनरेटरों में साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर के कुछ मुख्य जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। निर्माण उद्योग किसे कहा जाता है, इसका क्या महत्व है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। स्वच्छंद उद्योग किन्हें कहा जाता है। निर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। अलग अलग किसी प्रकार के उद्योग के बारे में भी पूछा जा सकता है। खनिज आधारित उद्योग किन्हें कहा जाता है और ये कौन कौन से हैं। और इसमें से मानचित्र का जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा उद्योग भारत में कहाँ पर स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जिनको हम ज्ञान आधारित उद्योग भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं। औद्योगिक प्रदूषण क्या है और किस प्रकार से उद्योगों का जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे डिटेल्स में जाके इस चैप्टर की क्विज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद।